फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एंड आई एम बैक अगेन विद द टॉपिक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, और इसका एक पार्ट है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आज मैं आपके सामने वो डिस्कस करने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि मैं इसे बहुत ईजी वे में आपके साथ डिस्कस कर पाऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच मोर टाइम, जस्ट कंटिन्यू विद द टॉपिक। तो टॉपिक है हमारा आज का परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो बेसिकली हमारा फोकस रहेगा वो परफॉर्मेंस करेगा कि परफॉर्मेंस कौन करेगा कॉन्ट्रैक्ट का, कौन एक्सेप्ट करेगा। तो इसको हम डिस्कस करते हैं आपके साथ सेक्शन वाइज सेक्शन। नाउ मैं स्टार्ट करता हूँ सेक्शन 37 से। बहुत इजी समझाऊंगा और आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सेक्शन 37 जो क्लेरिफाई करता है वो बात करता है ऑब्लिगेशंस की। ऑब्लिगेशंस मतलब होता है दायित्व, जिम्मेदारी। ओके, तो अब सेक्शन 37 में यहाँ पे जो ऑब्लिगेशन है, जो दायित्व है, वो है प्रॉमिसर का, क्योंकि उसी ने प्रॉमिस किया है परफॉर्मेंस के लिए। तो यहाँ पे इसकी ये दायित्व है और इसकी लायबिलिटी है कि ये परफॉर्म करे। ओके, सो प्रॉमिसर को यहाँ पे दो चीज़ करनी पड़ेगी। या तो वो पहला चीज़ है, या तो वो प्रॉमिस परफॉर्म कर दे जो उसने किया है फोर्थविथ, मतलब तुरंत, तत्काल, या वो फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए बोल दे। ओके, तो ये दो कंडीशंस हैं इसमें, ऑब्लिगेशंस हैं। या तो प्रॉमिस कर दे, या तो परफॉर्मेंस कर दे, या तो प्रॉमिस टू परफॉर्म। इसे हम कहेंगे प्रॉमिस टू परफॉर्म। ओके, ये तो आप तुरंत कर दोगे, ये तो प्रॉमिसर तुरंत कर देगा, और ये फ्यूचर में कर देगा, लेकिन करना उसे दोनों कंडीशन में है। तो ऑब्लिगेशंस क्या है? फाइनली परफॉर्मेंस, चाहे आप उसे तुरंत कर दो, चाहे फ्यूचर में कर दो, नेक्स्ट वीक कर दो, नेक्स्ट मंथ कर दो, लेकिन आपको करना है। तो ये मेरा सेक्शन 37 यहाँ पे एक्सप्लेन करता है। नाउ कम टू सेक्शन 38। अब सेक्शन 38 कहता है कि जहाँ पे प्रॉमिसर ने फ्यूचर परफॉर्मेंस की बात करी है कि मैं नेक्स्ट वीक परफॉर्म कर दूंगा, और अगर इस फ्यूचर परफॉर्मेंस के प्रपोज़ल को प्रॉमिसी एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर देता है, एक्सेप्टेंस नहीं देता है, या एक्सेप्टेंस रिफ्यूज़ कर देता है कि नहीं, मैं फ्यूचर में तुमसे परफॉर्मेंस नहीं ले सकता हूँ, तो इस केस में सेक्शन 38 इसी पे बेस है। और इस केस में जो प्रॉमिसर की नो लायबिलिटी होगी, क्योंकि प्रॉमिसर तैयार था परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन रिफ्यूज़ किसने किया है? प्रॉमिसी ने। तो यहाँ पे प्रॉमिसर की नो लायबिलिटी हो जाएगी और उसके कोई भी राइट इफेक्टिव नहीं करेगा। ओके, तो नो राइट इफेक्टेड, उसके जो अधिकार थे एज अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट में वो बने रहेंगे। ओके, तो ये मेरा सेक्शन 37 एंड 38 क्लेरिफाई करता है। अब मैं सेक्शन 37 आपके साथ 39 डिस्कस करूंगा, जो कि बहुत इजी टॉपिक है, वो भी बहुत इजी सेक्शन है। नाउ कम टू सेक्शन 39। सेक्शन 39। अब सेक्शन 38 में आपने देखा था कि जो रिफ्यूज़ल किया था वो रिफ्यूज़ल किया था प्रॉमिसी ने एक्सेप्टेंस में। किसका? प्रपोज़ल। जो प्रॉमिसर वहाँ प्रपोज़ल कर रहा था उसको रिफ्यूज़ कर दिया था एक्सेप्ट करने से प्रॉमिसी ने। यहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी पार्टी, ओके, आइदर इंटायरिटी मतलब पूरा, अगर पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने में ही रिफ्यूज़ल कर देता है, या आइदर इन पार्ट, रिफ्यूज़ कर देता है। ओके,
सपोज करिए कि ये प्रोमिसर है, ये प्रोमिसी है। ओके, प्रोमिसर ने यहाँ पे रिफ्यूज़ कर दिया, ओके, कि मैं एंटायरिटी में परफॉर्मेंस नहीं करूँगा। नहीं करूँगा मतलब मैं पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही परफॉर्म नहीं करूँगा। तो इस केस में अब प्रोमिसी के पास ये ऑप्शन है कि प्रोमिसी या तो इस कॉन्ट्रैक्ट को यहीं पे एंड कर दे या इस कॉन्ट्रैक्ट को अपने ऑप्शन पे कंटिन्यू कर दे, क्योंकि प्रोमिसर ने तो अपना यहाँ पे इंटेंशन दिखा दिया है परफॉर्मेंस ना करने का। तो अब ये बात आती है प्रोमिसी के ऊपर कि प्रोमिस या तो यहीं पे कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर दे, क्योंकि कोई भी ऐसे सिम्टम्स नहीं नज़र आ रहे हैं कि परफॉर्मेंस प्रोमिसर के द्वारा हो जाएगा। बट प्रोमिसी के पास एक और ऑप्शन है, वो हो सकता है सोच सकता है कि हो सकता है भविष्य में प्रोमिसर तैयार हो जाए परफॉर्मेंस करने के लिए, तो वो उसको कंटिन्यू भी कर सकता है। चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे ख़त्म कर दे, चाहे तो उसको कंटिन्यू रखे। तो ये प्रोमिसी के ऊपर है। ये मेरा सेक्शन 39 क्लियरिफाई करता था। नाउ अब मैं सेक्शन 40 पे आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सेक्शन 40 सेक्शन 40 बोलता है परफॉर्मेंस कौन करेगा। परफॉर्मेंस कौन करेगा, परफॉर्मेंस कौन करेगा। तो परफॉर्मेंस प्राइमरी तो आपका प्रोमिसर को करना है, और सेकेंडरी में आपका प्रोमिसर का एजेंट एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी परफॉर्म कर सकते हैं। कंडीशन अलग अलग है। अगर परफॉर्मेंस में स्पेशल स्किल ऑब्लिक नॉलेज की ज़रूरत है, तो इस केस में केवल और केवल प्रोमिसर ही परफॉर्म कर पाएगा और इनमें से कोई परफॉर्म नहीं कर पाएगा। बट अगर ऐसा नहीं है, स्पेशल स्किल या नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, तो इन केस ऑफ प्रोमिसर की डेथ में भी ये दोनों परफॉर्मेंस कर सकते हैं। बट जहाँ पे ज़रूरत है कि स्पेशल स्किल की ज़रूरत है, वहाँ पे परफॉर्मेंस केवल प्रोमिसर के द्वारा होगा। अगर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है स्पेशल स्किल या नॉलेज की, तो परफॉर्मेंस एजेंट ऑब्लिक LR के ज़रिए भी हो सकता है। जैसे कि सपोज़ करिए एक पेंटर है, उसने किसी पार्टी से पेंटिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो पेंटर यहाँ पे स्पेशलाइज्ड पर्सन है और वो पेंटिंग अच्छे से कर सकता है नॉर्मल पर्सन्स के इन कंपैरिजन। तो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे एंड हो जाएगा, क्योंकि जो उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या उसका जो एजेंट है वो प्रॉपरली पेंट नहीं कर सकता पिक्चर। ओके, और दूसरा केस क्या है कि अगर मान लीजिए कोई नॉर्मल वर्क करना है, ओके, किसी गुड्स को हमें एक प्लेस से उठाकर दूसरी प्लेस पर हमें ले जाना है, तो ये इसमें कोई स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं है। तो इस केस में आपका उसका एजेंट भी इन केस ऑफ डेथ या उसका LR लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी ये काम कर सकता है। ओके, तो ये सेक्शन 40 मेरा क्लेरिफाई करा है। अब मैं सेक्शन 41 के साथ आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अब सेक्शन 41 की बात कर लेता हूँ आपके साथ। 41 कहता है कि अगर प्रोमिसर ने एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पार्टी मीन्स वो प्रोमिसर नहीं है, वो कोई दूसरा बंदा है, ठीक है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। ओके, अगर उसने किसी थर्ड पार्टी से परफॉर्मेंस के लिए परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली है, तो इस केस में प्रोमिसर डिस्चार्ज हो जाता है अपनी लाइबिलिटी से। अब प्रोमिसर की यहाँ पे कोई लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि जब आपने थर्ड पार्टी से परफॉर्मेंस को एक्सेप्टेंस दे दिया है, तो फिर मेरी क्या कोई बात नहीं है, मैं परफॉर्मेंस भी नहीं करूँगा अब, और ना मैं डिस्चार्ज हो जाऊँगा यहाँ पे अब। ओके, और ना ही मेरे ऊपर कोई अब लाइबिलिटी अराइज होगी, और ना ही मेरे कोई राइट इफेक्ट होंगे।
ओके, तो ये मेरा सेक्शन 41 क्लियर आउट करता है। बहुत ज़्यादा हमें डीपली एनालिसिस की ज़रूरत अभी नहीं है, इसलिए मैं बहुत डीपली एनालिसिस करवा भी नहीं रहा हूँ आप लोगों को। ये कुछ सेक्शंस जो हैं उनको हम इतने भी समझ सकते हैं और ये इतने में ही हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकते हैं। नाउ अब सेक्शन 42 की बात कर लेता हूँ। सेक्शन 42 मेरा जो बात करता है, और सेक्शन 42 के साथ आप सेक्शन 45 को भी पढ़ो। सेक्शन 42 डिवॉल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स, जॉइंट लाइबिलिटी। इसको मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहता हूँ। सपोज करिए ये ए है एंड ये बी है, ये दोनों हमारे जॉइंट प्रॉमिसर हैं। इन दोनों ने मिलके प्रॉमिस किया है, किससे? सी से। ये मेरा प्रॉमिसी है। इन दोनों ने मिलके प्रॉमिस किया है, इन दोनों ने मिलके इसको प्रॉमिस किया है। तो अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों को मिलके परफॉर्म करना है। पहली बात तो ये हो गई। अगर इन केस ए की डेथ हो जाती है और बी अभी लाइव है, बी अभी ज़िंदा है, तो इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बी के साथ मिलके परफॉर्मेंस करेगा। ओके, अगर इनकी भी डेथ हो जाती है तो इनका भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिल जाएंगे दोनों और परफॉर्मेंस करेंगे। ओके, बच नहीं सकते हो आप परफॉर्मेंस से, आपको परफॉर्मेंस करना ही पड़ेगा। तो ये सेक्शन 42 मेरा क्लेरिफाई करता है। अब सेक्शन 45 मैं इसके साथ आपको बताना चाहूँगा। सेक्शन 45 भी काफ़ी कुछ इसी से लगभग सेम ही है, बस पार्टीज़ अलग हो जाती हैं। सेक्शन 40 जो बात करता है वो करता है डिवॉल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स, जॉइंट राइट्स की बात करता है। अब सपोज़ करिए ये ए बंदा है और एक बंदा बी है और एक बंदा सी है। ओके, ये दोनों आपके प्रॉमिसी हैं, ये आपका प्रॉमिसर है। ओके, इसने इन दोनों को जॉइंट प्रॉमिस किया है। ओके, तो अब यहाँ पे इन दोनों का ये अधिकार है कि ये दोनों एक साथ मिलकर इससे परफॉर्मेंस ले सकें। ओके, इसको परफॉर्मेंस करना है, इनको परफॉर्मेंस लेना है, तो इन दोनों का अधिकार है कि ये दोनों जॉइंटली यहाँ परफॉर्मेंस को ले सकते हैं, परफॉर्मेंस करने के लिए बोल सकते हैं। इन केस अगर बी की डेथ होती है तो इसका एलआर जैसे प्रीवियस सेक्शन में था, और सी दोनों मिलकर परफॉर्मेंस मांग सकते हैं। सी की भी डेथ होती है तो इनका भी एलआर मिल जाएगा और दोनों मिलकर परफॉर्मेंस ऐसे मांग सकते हैं। परफॉर्मेंस करना लास्टली आपको पड़ेगा ही। तो ये मेरा सेक्शन 45 क्लियर करता है। अब मैं मूव करता हूँ सेक्शन 40 जो मैंने छोड़ा था, मैं उसे मूव करता हूँ। सेक्शन 43 एंड सेक्शन 44। सेक्शन 43 आप लोग देखो क्या है। सेक्शन 43 कहता है कि सपोज करिए, मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ आपको। ए एंड बी, सी एंड डी, ये आपके प्रॉमिसर हैं, ये सारे आपके हैं प्रॉमिसर। ओके, एंड ए बी सी डी एंड ई, ये आपका प्रॉमिसी है। ओके, तो यहाँ पे जो सेक्शन बताना चाह रहा है, एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि प्रॉमिसी के पास यहाँ पे ऑप्शन है, और आप कह सकते हो कि राइट है, कि वो इनमें से किसी एक से भी अगर वो चाहे, अगर प्रॉमिसी चाहे तो इन सब को छोड़ दे और केवल सी से परफॉर्मेंस ले ले। ओके, अगर वो प्रॉमिसी चाहे तो इन दोनों को छोड़ दे और सी और डी दोनों से परफॉर्मेंस ले ले। मतलब यहाँ पे प्रॉमिसी के पास ऑप्शन है कि वो जिसको चाहेगा उससे उसकी परफॉर्मेंस को डिस्पेंस कर देगा, माफ़ कर देगा और बाकियों से परफॉर्मेंस ले लेगा। ओके, अगर कुछ भी ऐसा एग्रीमेंट में नहीं कहा गया है तो प्रॉमिसी ऐसा कर सकता है। अगर कह दिया गया है एग्रीमेंट में कि नहीं परफॉर्मेंस सबसे ही लेना है, तो फिर वो ऐसा नहीं कर पाएगा और सबसे ही वो परफॉर्मेंस लेगा, किसी को भी छोड़ नहीं पाएगा। लेकिन अगर ये हमारा एग्रीमेंट में एब्सेंस है ये पॉइंट, तो प्रॉमिसी यहाँ पे अपने ऑप्शन को यूज़ कर लेगा और जिससे चाहेगा परफॉर्मेंस ले लेगा, जिससे चाहेगा उससे परफॉर्मेंस नहीं लेगा। और इस केस में है क्या कि सपोज़ करिए केवल इससे परफॉर्मेंस, इसकी परफॉर्मेंस माफ़ कर दी। ओके, माफ़ कर दी और इन तीनों से
परफॉर्मेंस लेने का उसने विचार बनाया है। तो इन तीनों को जो है आपस में कंट्रीब्यूट करके परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। ओके, ये आपस में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं परफॉर्मेंस के लिए। और अगर इसमें से कोई डिफ़ॉल्ट कर देता है, ये बी बोलता है कि मैं परफॉर्म नहीं करूँगा, तो इस केस में इन दोनों को आपस में कंट्रीब्यूट करके इस लॉस को भी फुलफ़िल करना है। ओके, तो ये मेरा सेक्शन 43 क्लियरिफाई करता है। अब लास्ट सेक्शन में डिस्कस कर लेता हूँ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, सेक्शन नंबर 44। सेक्शन 44 जो ये बात करता है, सेक्शन 44 बात करता है रिलीज़ की। रिलीज़ एग्जाम्पल से इसको भी समझा देता हूँ मैं आपको, ये भी है, समझ में आ जाएगा। ए है, बी है, सी है एंड डी है। ये आपके सब जॉइंट प्रॉमिसर हैं, एज लाइक प्रीवियस सेक्शन जो मैंने आपको 43 भी समझाया, वैसे ही काफ़ी कुछ है। ये आपके जॉइंट प्रॉमिसर हैं, ठीक है। और जो ई है ये प्रॉमिसी है। अब यहाँ पे प्रॉमिसी के पास राइट है, ऑप्शन है कि प्रॉमिसी जिसको भी प्रॉमिसर को चाहेगा उसको रिलीज़ कर सकता है और बाकियों से परफॉर्मेंस ले सकता है, ठीक है। अब सपोज करिए उसने ए को रिलीज़ कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया कि ठीक है अब तुम्हें परफॉर्मेंस करने की आवश्यकता नहीं है, तुम जा सकते हो, अपने इस कॉन्ट्रैक्ट से तुम हट सकते हो। लेकिन बी, सी और डी को डिस्चार्ज नहीं किया है, तो ये अभी लाइबल है, ये परफॉर्मेंस करने के लाइबल है, ये परफॉर्मेंस करेंगे, लाइबल टू परफॉर्म, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्रॉमिसी ने ए, बी, सी, डी 4 प्रॉमिसर थे, प्रॉमिसी ने ई ने ए को हटा दिया, इनको फ्री कर दिया कि ठीक है तुम्हें प्रॉमिस, तुमसे मैं परफॉर्मेंस नहीं लेना चाहता, तुम जा सकते हो। बट बी, सी, डी को ऐसा नहीं बोला है, और बी, सी, डी यहाँ पे लाइबल है कि वो परफॉर्मेंस करेंगे ई के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे जो डिस्चार्ज किया है ई ने ए को, अब ई का ए से कोई संबंध नहीं है, ई को ए से परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, बट बी, सी, डी, ए, बी, सी, डी आपस में रिस्पॉन्सिबल तब भी रहेंगे। मतलब बी, सी, आपका बी, सी और डी ए से जवाब तलब कर सकते हैं और ए, बी, सी, डी से क्वेश्चनिंग कर सकता है। तो ये आपस में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी नहीं ख़त्म, डिस्चार्ज होगी, बट ई और ए का रिलेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये मेरा परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक यहीं पे एंड होता है, और उम्मीद करता हूँ कि मैं इसको अच्छे से समझा पाया होऊंगा। बट अगर कुछ भी एरर रह गया है, कहीं भी कुछ क्लेरिफिकेशन और ज़रूरी था, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं इसको और करेक्ट करूँगा और इसको मैं आपके सामने दोबारा टॉपिक को फिर डिस्कस कर सकता हूँ जो आपको क्लियर नहीं हुआ है। अब मेरा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टाइम, प्लेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का रहेगा, जो सेक्शन 46 से स्टार्ट होगा। टिल देन थैंक यू सो मच, और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। टिल देन थैंक यू।